क्या हाल है चला लोग, सब कुशल मंगल। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर डेफिनेशंस, उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जाने थे। आज हम लोग उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मैथ गुरु डी के सिंह, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आ जाइए, लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक बहुत ही सिंपल सा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है ना। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में अलग अलग तरह के मैट्रिक्स के प्रकार सिखाएंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे रो मैट्रिक्स। ये सब जो भी मैट्रिक्स हम बताने जा रहे हैं ये बेसिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन होगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि अभी जो बताया जाएगा वही मैट्रिक्स का डेफिनेशन, उसके अलावा भी आगे जो जो हम अलग अलग तरह के पढ़ते जाएंगे ऑपरेशंस, उसके आधार पर मैट्रिक्स के डेफिनेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो 10-12 लिखाने वाले हैं वो बेसिक होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स having only one row। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही रो होना चाहिए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा उसको कहेंगे इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमने लिया, इसमें सिर्फ एक ही मैट्रिक्स रो डालना है, 5 4 0 9 कुछ भी हमने लिख लिया। देखिए रो एक ही है, रो कितने, एक है। कॉलम अगर देखा जाए तो वो 4 कॉलम है। तो इस प्रकार से हमारे पास हो गया क्या कि 1/4 ऑर्डर, यानी कि इसका जो रो की संख्या है वो क्या है, वो आपका एक ही है। तो ये जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना भी हो सकता है, कॉलम इसका चाहे तो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे एक्स वाई हमने जेड लिख दिया इस तरह से, ये हो गया हमारा क्या, रो मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान से डेफिनेशन होगा। रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो दूसरा नंबर हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है जब आपको समझ में आ गया कि रो मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें एक ही रो हो, तो इसका मतलब है कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा। आप सही सोच रहे हैं कि जिसमें एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि हमने कोई लिखा, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे x = लिखा XY Z। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें 3 रो है लेकिन कॉलम तो हमारा एक ही है, वर्टिकल लाइन कितने हैं, एक ही है। इस तरह से जो भी मैट्रिक्स होगा उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के 2 डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखा, क्या, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम। तो बहुत ही आसान सा डेफिनेशन था। अगर आपको पूछ लिया जाए क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स हो सकता है या संभव है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो, यानी कि दोनों हो जाए, रो मैट्रिक्स भी हो जाए तो कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाए, है ना, दोनों साथ ही हो जाए, तो ऐसा होना संभव है। ठीक है, कैसे देखिए, तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को कि a matrix which, चलिए थोड़ा सा रुक जाइए, पानी लगता ज्यादा हो गया इसमें। चलिए आ जाइए, अब अगला लेते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिख रहे थे, a matrix which is both row matrix as well as कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि रो मैट्रिक्स भी है, साथ ही साथ क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, इज ऑफ ऑर्डर 1/1। एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि रो मैट्रिक्स भी है साथ ही साथ कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो इसका मतलब है उसमें रो एक ही होगा और कॉलम भी एक ही होगा।
तो इसका मतलब है कि उसमें एक ही रो एक ही कॉलम होने के लिए वो 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जैसे ये है ना। तो इस प्रकार से जो भी मैट्रिक्स होगा इसको हम लोग रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 2 टाइप सीखे। अब अगला टाइप हम लोग चलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बहुत ही आसान सा। या उससे पहले एक और ले लेते हैं हम लोग, जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स। तीसरा नंबर क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। अब ये जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है कि अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या लिखा हुआ, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। मतलब जो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो 2 बाय 2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है ना। ये 2 बाय 3 का, 5 बाय 4 का, कुछ भी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स करेंगे यदि सारा एलिमेंट इसका क्या हो जाए, जीरो, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट हम लिखना चाहेंगे, इसको ऊपर में लिखते हैं पॉइंट को। पहला पॉइंट आपका आएगा कि आल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। इसको किसको, जीरो मैट्रिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, नल मैट्रिक्स के नाम से, मतलब इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है वो होता है ओ। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा, ओ। तो ये कैपिटल लेटर का, इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर है उसमें जीरो के शेप में कौन होता है, ओ होता है। और ये ध्यान रखना है कि इसका जो नामकरण होगा वो जीरो से नहीं होगा, ओ से होगा। दोनों अंतर होता है, ठीक है ना। तो ओ और जीरो में अंतर होता है। तो ओ कैसा होता है, गोल होता है, पूरा राउंड सर्कल की तरह होता है। और जीरो कैसा होता है, इस तरह से। तो कभी भी आप बुक निकाल करके देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जीरो मैट्रिक्स का जो नामकरण है, यहाँ पे जो लिखा रहता है उसका जो नेम होता है, डिनोट करने का तरीका होता है, वो आपको जीरो का फिगर नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, क्योंकि उसको इंग्लिश का कैपिटल लेटर लिखना होता है। इसलिए इसको जीरो से नहीं दिखाया जाता, किससे, ओ से दिखाया जाता है, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स में बहुत ही आसान सा, क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसको हम लोग कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ऑर्डर किसी भी प्रकार से हो सकता है, 2 बाय 2 का भी हो सकता है, 2 बाय 3 का भी हो सकता है, कोई भी मतलब ऑर्डर का हो सकता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, आल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स, को एक और नाम से जानते हैं, नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है वो आपका कैपिटल ओ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग चलते हैं। चलिए आज अब अगला टाइप में चौथा नंबर में हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या, RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स, नाम से पता चल, रेक्टेंगुलर मीन्स क्या होता है, आयत, आयत है ना। तो आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह है ना। हिंदी में मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। तो आयताकार आव्यूह क्या होता है, अ मैट्रिक्स, कोई हमने आर्बिट्ररी एक मैट्रिक्स लिया, A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m बाई n इज said to be रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि m इक्वल टू नॉट n, यदि m और n यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या जब दोनों बराबर नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर, यानी कि दोनों का शेप सेम नहीं होना चाहिए। अगर दोनों बराबर हो जाएगा, जिस तरह से लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगा तो वो वर्ग हो जाता है, वो आयत नहीं रहता। तो यहाँ पे आयताकार लिखना मतलब कि इसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए आप लोग, जैसे कोई मैट्रिक्स लेते हैं, इसका 2 प्रकार, इसको दोनों को अलग अलग प्रकार से दिखाते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है इसको हम लोग 2 भाग में बांट रहे हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और दूसरा होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स, 2 प्रकार का मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, क्षैतिज मतलब ऐसे सोया हुआ जो लंबा होना चाहिए, और वर्टिकल मतलब खड़ा होना चाहिए। तो सोया हुआ लंबा होने के लिए इस तरह से ऐसे करके कि, तो इसका मतलब है ये क्या होना चाहिए,
इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो और रो की संख्या क्या हो, कम हो। जैसे कि हमने ए बी सी डी लिखा, फिर एक्स वाई जेड टी लिखा, कुछ भी, तो इसमें देखिए रो कितने हैं, 2 ही है, कॉलम कितने हैं, 4 हो गया। तो कॉलम की संख्या ज्यादा नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब लंबाई कैसे होगा, तो इसका मतलब है कि रो की संख्या हमेशा छोटा होगा कॉलम की संख्या से। रो की संख्या जो होगा m स्मॉलर देन क्या होगा n। उसी प्रकार से वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स में इस तरह से स्तंभवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्तंभवत। जैसे कि हमने लिखा ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी, तो इसमें स्तंभवत खड़ा लंबा दिखने के लिए इस तरह से। तो इसका मतलब है क्या, इसमें रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए। रो की संख्या देखिए 3 है और कॉलम की संख्या कितने हैं, 2 है। तो रो की संख्या ज्यादा दिखना चाहिए, कॉलम की संख्या कम। तो इसके लिए क्या कंडीशन निकल के आता है कि रो जो होता है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए कॉलम से। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 प्रकार का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का प्रकार हुआ। पहला हुआ आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज वाइज होना चाहिए, जिसमें कि रो की संख्या कम हो, कॉलम की संख्या ज्यादा हो। और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कि रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या क्या हो, कम हो। तो यह स्तंभवत होगा इस प्रकार से। तो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों बराबर नहीं होना है, तो बराबर ज्यों ही नहीं होगा तो 2 प्रकार की बातें आ गया। तो रो बड़ा होगा या तो कॉलम बड़ा होगा। रो बड़ा हो गया तो वो आपका वर्टिकल, अगर कॉलम बड़ा हो गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग समझ में आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर जैसा होगा। इसमें क्या फर्क पड़ेगा कि इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, समान ही हो जाएगा, है ना। रो और कॉलम की संख्या यदि समान हो जाएगा तो वो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये हो जाएगा आपका 5वां नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अब मैट्रिक्स ए इक्वल टू आर्बिट्ररी कोई हम लेते हैं, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n इज said to be square matrix if m इक्वल टू n। क्या लिखा हुआ है, यदि रो तथा कॉलम दोनों की संख्या, यदि रो तथा कॉलम दोनों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह होगा। सिंपल सी बात है, वर्ग बनने के लिए लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मतलब इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होगा, समान होगा। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 9 7, कुछ भी हमने लिया, ठीक है। चलिए को नेगेटिव कर दिए। तो इसमें रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या क्या है, 2 है। तो इस प्रकार से इसमें ऑर्डर जो है रो की संख्या कॉलम की संख्या दोनों मिलाकर के 2/2 दोनों सेम है। इसका मतलब ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। यही चीज 3/3 का भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड। तो बहुत ही आसान तरीके से कि इसमें रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या भी 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। दोनों अगर बराबर होगा जिसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसके रो तथा कॉलम की संख्या समान हो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब हम लोग का आता है अगला, चलिए देखिए छठा नंबर में आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अब क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स whose none diagonal elements, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट, जिसके कि डायगोनल को छोड़ करके, नॉन डायगोनल तो डायगोनल को जो छोड़ करके एलिमेंट बचता है उसको क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिए जिसमें कि हमको एक मैट्रिक्स बनाना है 5 0 0 0 3 0
0 0 -1। हमने क्या किया, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़ करके बाकी एलिमेंट क्या बोला कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट बचा वो क्या होना चाहिए, सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। डायगोनल मैट्रिक्स दो ऑर्डर का भी हो सकता है, जैसे b = हम लिखते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हमने x 0 0 y, ये हो गया हमारा दो ऑर्डर का, 2/2 का, और ये हो गया हमारा 3/3 का। एक चीज गौर कीजिएगा, हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकेगा। ठीक है ना। अच्छा, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, जैसे कि a = इसको हम लोग लिख सकते हैं DIAG, डायगोनल लिखते हैं, मतलब डायगोनल का शॉर्ट फॉर्म लिखा डायग। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को लिखेंगे जो डायगोनल में है, 5 3 -1। आप चाहे इसके बीच में कोमा का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ, इसका जो एक्सपेंड फॉर्म ये है कि मतलब डायगोनल में ये है, बाकी सारा आपको दिमाग में है कि बाकी रेस्ट ऑल आर 0। तो उसी प्रकार से b, इसको भी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, b को क्या, DIAG डायग। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कोष्टक दे करके x, y, इस तरह से। तो इसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि क्या आप लोगों से एक पूछा जाए कि कोई मैट्रिक्स हमने लिया, 0 0 0, इस प्रकार से हमने एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, चलिए आप लोग बता पाएंगे कि ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये, हाँ ये 0 मैट्रिक्स है। आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सारा एलिमेंट 0 हो गया तो 0 मैट्रिक्स होगा, लेकिन क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो देखिए, यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेफिनेशन को फिर से एक बार जाइए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे डायगोनल में क्या होना चाहिए, यहाँ विकर्ण में ये जो है इसमें क्या होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा नहीं है कि इसमें लिखा है कि डायगोनल में क्या होना चाहिए, नहीं, इसमें सिर्फ बोला गया नॉन डायगोनल, मतलब इसको छोड़ करके जो बचता है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 0। तो इसको छोड़ करके जो बचा वो 0 है। हाँ, इसमें 0 है, ये इत्तेफाक है। इसका मतलब है ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, साथ ही साथ हमारे पास ये जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ 0 मैट्रिक्स भी है। ठीक है ना। तो 0 मैट्रिक्स होने के बावजूद भी ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। क्यों? डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा 0 है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो देखिए, तो यहाँ पे ये बात आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगला लेते हैं। एक ही मैट्रिक्स दो चीज हो सकता है, इसमें चिंता नहीं करना है कि 0 मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ऐसा नहीं है। एक ही लड़का अलग अलग रिलेशन में आते हैं ना, किसी का पप्पा भी हो सकता है तो किसी का भैया भी हो सकता है, किसी का चाचा भी हो सकता है ना। चलिए आ जाइए, अब हम लोग 7 नंबर में लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स, SCALA, और स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है कि a diagonal matrix, whose diagonal elements are constant। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले उसको डायगोनल होना पड़ेगा। डायगोनल मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा 0। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा 0। तो डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सारा 0 है, वैसा मैट्रिक्स हुज जिसका कि डायगोनल एलिमेंट्स आर कांस्टेंट। क्या हो जाए? डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, स्केलर, SCALA स्केलर हो जाए, यानी कि फिक्स होना चाहिए, एक ही चीज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं a = जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो आप गौर से अगर देखते हैं इसमें पता चलेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? सबसे पहले डेफिनेशन में क्या डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा 0 है। अब आगे क्या कर रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स आर कांस्टेंट। डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर 3 का यूज कर रहे हैं सारे जगह 3 होना चाहिए, 2 यूज करेंगे तो हर जगह तो 2 होना चाहिए। जो भी नंबर लिखेंगे वो सारा नंबर क्या होना चाहिए? यहाँ से सेम होना चाहिए, बाकी ये सारा 0 होना चाहिए। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोले इसको? स्केलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर अगर हम घटा करके 2 ऑर्डर का लिखना चाहेंगे, 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, जैसे 5 0 0 5, ये 2 ऑर्डर का होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्केलर मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान है।
तो स्केलर मैट्रिक्स के बाद अगला हमारा आता है यूनिट मैट्रिक्स। आज हम लोग देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। एट नंबर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब ये यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज, अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। अगर वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्या? डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब होना चाहिए डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा 0। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है लेकिन उसके डायगोनल के एलिमेंट सारा क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक मैट्रिक्स लिया हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप गौर से देखेंगे तो डायगोनल में हर जगह क्या है, 1 है। डायगोनल में क्या है, 1 1 1 है, बाकी सारा क्या है, 0 है। तो ये मैट्रिक्स सबसे पहले डायगोनल भी है, उसके बाद डायगोनल में दिया हुआ एलिमेंट फिक्स कर दिया इन्होंने। क्या बोल दिया कि 1 ही लिखना पड़ेगा तभी ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, तो ये हो गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो यूनिट मैट्रिक्स है ये स्केलर भी हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें सारे फिक्स है। सही बात है, ये स्केलर भी हुआ, ये डायगोनल भी हुआ और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ। चलिए इसको डिनोट करने का तरीका होता है आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं और एक नाम से जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद अगला है हमारे पास, इसको डिनोट करने का तरीका, इट इज डिनोटेड बाय, इसको जो डिनोट करने का तरीका है उसको आई और यहाँ सफिक्स में एन फॉर ऑर्डर। जैसे ये 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, इसको क्या लिखेंगे, I3 लिखेंगे। अगर I2 का हमको लिखने का मतलब हुआ कि 2 ऑर्डर का होना चाहिए, 1 0 0 1, डायगोनल में 1 1, बाकी सारा 0, 2 बाय 2 का हुआ, इसको लिखेंगे I2। ठीक है, तो ये होता है यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको IN से डिनोट करते हैं। डायगोनल में 1 1 1, बाकी सारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, तो बहुत ही आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको लेकर के। आप लोगों को जहां पे समझ में नहीं आया, वीडियो को पीछे करके बार बार देखिए, उसमें समझ में आएगा। और ज्यादा दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए, हर एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो 9 नंबर, चलिए तो चला लोग अगला लेते हैं हम लोग। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब कि ट्रायंगल बनना चाहिए। अपर ट्रायंगल ऊपर की तरफ, डायगोनल को लेकर के ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स इस तरह से आपको दिखाते हैं, एक मैट्रिक्स इस तरह से लिए, ठीक है ना, 5 4 6 0 8 7 0 0 3, हमने एक मैट्रिक्स लिया। देखिए ये जो आपका है डायगोनल को ऊपर में, डायगोनल के ऊपर में ट्रायंगल जैसा बना, देखिए इसको देखिए इसी तरह से, डायगोनल के ऊपर में क्या ट्रायंगल जैसा बना कि नहीं बना, देखिए बना ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका क्या डेफिनेशन होगा, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है कि डायगोनल के ऊपर का होना चाहिए, ट्रायंगल जैसा बनना चाहिए, लेकिन नीचे में सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, रेस्ट जो नीचे में आया एलिमेंट वो 0 होना चाहिए। तो ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट का पोजीशन हमारा है 2 3, दूसरा रो सॉरी 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम, ये 3 1 है, ये 3 2 है। इसमें आप गौर से देखेंगे रो की संख्या क्या है हमारे पास, ज्यादा है, कॉलम क्या है, कम है। आई जो है हमारे पास है वो बड़ा है और जे हमारे पास क्या है, छोटा है। तो यही चीज डेफिनेशन में कंडीशन में डालेंगे, अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। A square matrix A equal to Aij is said to be triangular, upper triangular matrix, upper triangular matrix if
ए आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू 0। एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा यदि उसका ए आई जेथ एलिमेंट 0 हो जाएगा। ए आई जेथ मतलब सारा हो गया, लेकिन इसमें कंडीशन डालेंगे वेयर, जहां पे कि हमारे पास आई क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और जे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वैसे एलिमेंट जिसमें रो की संख्या बड़ा हो जाए, कॉलम की संख्या छोटा हो जाए, वो एलिमेंट यदि 0 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देखो कि ये 5 है, इसमें 1 है, दोनों बराबर हो गया। इसमें क्या देखिए, पहला रो दूसरा कॉलम, इसमें रो की संख्या छोटा है, कॉलम की संख्या क्या है, बड़ा है। ये एलिमेंट क्या है 1 3, रो की संख्या क्या है, छोटा है, कॉलम की संख्या क्या है, बड़ा है। तो कॉलम जिसमें छोटा हो जाएगा उसी को हम 0 करेंगे, कॉलम यदि बड़ा रहेगा तो उसको हम 0 नहीं करेंगे। इस तरह जिसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद आता है सिंपल सेम चीज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो 10 नंबर में आ जाइए, लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू इज सेड टू बी। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जेथ एलिमेंट 0 वेयर I इज लेस देन j। ऐसा एलिमेंट 0 हो जाना चाहिए जिसके रो की संख्या कम हो, कॉलम की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मिटा देते हैं, ये वाला एग्जांपल अपर ट्रायंगुलर का है, लोअर ट्रायंगुलर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया कोई मैट्रिक्स, ठीक, 2 0 0 5 3 0 0, सॉरी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 7 2 9, कुछ भी हमने लिया। तो अब ये जो मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स जो हमने लिखा, इसमें ये जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट में रो की संख्या कम है, कॉलम की संख्या ज्यादा है, जैसे ये देखिए दूसरा रो, सॉरी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो रो की संख्या कम है, रो कम होना चाहिए, और कॉलम ज्यादा है। यहाँ पहला रो तीसरा कॉलम है कि नहीं, यहाँ देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो जिसका पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि रो की संख्या कम हो, कॉलम की संख्या ज्यादा हो, वो वाला एलिमेंट यदि 0 हो जाता है, बाकी सारा एलिमेंट कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सारा एलिमेंट में यदि 0 भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? तो आपको अगला टाइप बताते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही आसान था, इसको आप लोग अच्छा से, अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा तो इसको बार बार पीछे करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा क्या है मैट्रिक्स के प्रकार। चलिए अगला लेते हैं, 11 नंबर कंपैरेबल मैट्रिक्स, COMPARABLE, कंपैरेबल मैट्रिक्स। अब ये कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? कंपैरेबल मैट्रिक्स मतलब कि अ मैट्रिक्स, सॉरी टू मैट्रिसेस, कंपैरेबल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस A एंड B, कोई आर्बिट्ररी ले लिया हमने, A एंड B आर सेड टू बी कंपैरेबल इफ, कोई भी दो मैट्रिक्स हमने लिया A और B, इसको हम लोग कंपैरेबल कहेंगे यदि इफ, इसमें एक कंडीशन है कि एक ही कंडीशन है लेकिन फिर भी कंडीशन को इस तरह से लिखते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। मतलब क्या हुआ, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे दो मैट्रिक्स जिसके रो तथा कॉलम की संख्या दोनों का सेम हो, यानी कि दोनों का ऑर्डर यदि सेम हो तो उसको हम लोग कंपैरेबल मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल A इक्वल टू हमने लिया 2 3 9 8 0 7, ठीक है। चलिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, रो 2 है, कॉलम भी 2 है। और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B, ठीक है ना। B हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 7 - 2 8 0 1 4, हमने एक और मैट्रिक्स लिया, इसका भी ऑर्डर क्या है, सेम है, देख लीजिए आप, है ना। दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 रो 3 कॉलम, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या क्या हो, दोनों का समान हो, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या कहलाएगा, कंपैरेबल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? कंपैरेबल मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर सेम, कंपैरेबल मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलिए अगला लेते हैं हम लोग, कंपैरेबल मैट्रिक्स के बाद आता है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस, ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके देखिए अच्छा से, क्योंकि इससे सवाल आते हैं, है ना। इक्वल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस
two matrices A and B are said to be equal if, इसमें भी कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसके दूसरा कंडीशन हमारे पास आता है करस्पोंडिंग, CORRES, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पोंडिंग एलिमेंट्स इसके क्या होना चाहिए, इक्वल है ना। यदि उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई भी दो मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, यदि उसका ऑर्डर दोनों का समान हो और उसके करस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे 2 3 -5 4 6 7, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा मैट्रिक्स होना चाहिए 2 3 -5 4 6 7। ये देखिए आपका है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर इसका भी 2/3, इसका भी 2/3। इसके करस्पोंडिंग में यहाँ पे ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, A11 है ना। तो ये जो A11 वाला पोजीशन है, वही पोजीशन में यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 की जगह 3 है, 5 की जगह 5 है, 4 की जगह 4 है, 6 की जगह 6 है और 7 की जगह क्या है, 7 है। हर एक एलिमेंट अपने पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर बैठा हुआ है वहां पे वही है, दोनों जगह सेम है, तो उसका मतलब है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिसेस, है ना। इसको लेकर सवाल आता है, कैसे आता है तो देखते हैं सवाल कैसे आएगा। जैसे देखिए कोई सवाल आ गया कि हमारे पास x y z t और इक्वल में दे दिया 5 2 -1 8, ठीक है ना। तो अब इस मैट्रिक्स का हमको सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z एंड t। तो अब आप जानते हैं कि बराबर का चिन्ह यूज किया गया बीच में, इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है। आप देख भी सकते हैं दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2, यहाँ पे 2/2, दोनों का ऑर्डर क्या है, समान है। पहले बराबर चिन्ह है, दोनों समान होगा। समान होने के कंडीशन में आपको पता है करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दोनों का करस्पोंडिंग एलिमेंट जो होना चाहिए समान होना चाहिए। अब बताइए x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। y किसके करस्पोंडिंग है, 2 के, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2। z किसके करस्पोंडिंग है, -1 के, तो z का वैल्यू आ गया आपके पास -1। एंड t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा 8 है। तो इस प्रकार से हमने फाइंड आउट किया कि x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू -1 है और t का वैल्यू क्या है, 8 है ना। तो इक्वल मैट्रिक्स के इस तरह से सवाल आते हैं, और भी कई तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल और लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि x + y 7 - 2 x - y। एक मैट्रिक्स हमने इस प्रकार से लिया, इक्वल मैट्रिक्स का सवाल है ना, जिसमें कि x + y 7 - 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x - y। उसी प्रकार से इसके इक्वल मैट्रिक्स एक दिया हमने 10 7 - 2 और 4। अगर सवाल में आ गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y दोनों का वैल्यू हमें पता करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका। फिर से हम इसको इसके करस्पोंडिंग जो एलिमेंट है कंपेयर करेंगे, तो x + y = कितना आ गया है, 10। फिर x - y की करस्पोंडिंग कौन है, x - y की करस्पोंडिंग हमारे पास है 4। अब आप आ जाइए इसको अंडर 10th के सवाल को बनाने में। जैसे भी जो भी 6 तरीका आप लोग जानते थे, उसमें प्रतिस्थापन था, विलोपन था, लुप्तीकरण था, है ना। वो जो भी सारा मेथड था, वो सारे मेथड को जो भी आप जानते हैं, जो आपको बेटर लगता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, दोनों क्या हो गया, कट गया। तो ये प्लस में, ये माइनस में कटा, तो x + x क्या होगा, 2x = यहाँ पे क्या हो गया, 14। 2 से कटाएंगे, ये आ जाएगा 7। तो दैट मीन्स x = आ गया आपके पास 7। इस x का वैल्यू किसी एक में पुट करते हैं, है ना। तो इसको फर्स्ट में डालते हैं, x = 7 है, तो हो जाएगा 7 + y = 10। तो y का वैल्यू हमारे पास आया 10 - 7, y = आ गया 3। तो आपको पता चल गया कि x का वैल्यू हुआ 7, y का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं x = 7, y = 3 इज माई करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से सवाल कैसे आते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से सवाल जो आते हैं वो आपको बहुत ही आसान सवाल है
कि इस तरह से इक्वल करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद जो एलिमेंट्स आता है उसको इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के सवाल, है ना। इस तरह का सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, हर साल आता है, ऐसा एक भी साल नहीं है जिसमें कि छूटा हो, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो अभी हमने मैट्रिक्स के प्रकार में जो अभी बताया गया 12 प्रकार बताया गया ना, 12 प्रकार में आपको था, पहला था जीरो मैट्रिक्स, सॉरी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद आया जीरो मैट्रिक्स, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर उसके बाद आपको आ गया अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, फिर कंपेरेबल मैट्रिसेस एंड इक्वल मैट्रिसेस। ये आपको 12 प्रकार बताया गया, लेकिन यही 12 प्रकार का मैट्रिक्स होता ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी कुछ मैट्रिक्स को नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स के ऑपरेशन के आधार पर वो अलग अलग मैट्रिसेस आते हैं। कुछ ऑपरेशन ऐसा हो जाए तो वो ये नाम से जाना जाएगा, इसका ये ऑपरेशन हो जाएगा तो ये नाम से जाना जाता है। लेकिन ऑपरेशन तो हम लोग पढ़े नहीं है, मैट्रिक्स में क्या ऑपरेशन होगा, क्या उसका अलजेब्रा है, ये तो हम लोग जानते नहीं है, इसीलिए वो टाइप बताया नहीं जा सकता अभी। हाँ, जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे वो ऑपरेशन सीख जाएंगे, तो उसमें फिर से मैट्रिक्स का डेफिनेशन जुटते जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स का आगे जो डेफिनेशन है वो अगर नहीं जानेंगे तो सवाल हमसे बहुत सारा सवाल ऐसा आएगा जो कि उसके नाम पर डिपेंड होगा कि ऐसा है तो क्या होगा, तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि 12 प्रकार का ही मैट्रिक्स होता है, ये सोचना है कि 12 प्रकार का बेसिक बताया गया, सर बताए हैं, लेकिन आगे और भी मैट्रिक्स होते हैं जो कि ऑपरेशन के आधार पर नाम चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आज के लिए यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को ये जो लेक्चर है आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, कहीं दिक्कत होता है तो आप पूछिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पीस आउट।